हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मैं आपको बता दूं कि जब किसी न्यायालय के द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को किसी जघन्य और संज्ञेय मामले में, कॉग्निजेबल और हीनियस क्राइम में जब जमानत पर रिहा किया जाता है तो उस बेल ऑर्डर में कई तरीके की कंडीशंस को इम्पोज कर दिया जाता है और यह भी लिखा जाता है बेल ऑर्डर में कि अगर इन कंडीशंस को वायलेट किया गया, इन शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। कई आदेशों में तो न्यायालय के द्वारा यहाँ तक अंकित कर दिया जाता है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर इसका बेल ऑर्डर अपने आप वैकेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ये बात भी लिख दी जाती है। साथियों, जनरल प्रिंसिपल भी बेल के संबंध में यही है कि अगर आरोपी को जिन कंडीशंस, जिन टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर उसको बेल पर रिहा किया गया है, अगर उस आरोपी व्यक्ति के द्वारा उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया जाता है, शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी जमानत की एप्लीकेशन को निरस्त किया जा सकता है। लेकिन अभी एक दिन पहले केरल हाई कोर्ट के द्वारा एक बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन की सुनवाई करते समय महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। इस आदेश से ये जो अभी तक ये समझा जाता था कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त हो सकती है, इस बात को केरल हाई कोर्ट ने पलट दिया है दोस्तों। हाँ साथियों, संपूर्ण मामला क्या था, केरल हाई कोर्ट ने फाइनली क्या आदेश पारित किया, यह देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज के इस वीडियो में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, किसी व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 324, 308 और 341 और 34 आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज किया जाता है और इस मामले को दर्ज होने के बाद मामले में विवेचना होती है, चार्जशीट भी आती है। इसी दौरान अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद बेल की डिमांड करते हैं। लोअर कोर्ट के द्वारा बेल खारिज की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 308 हीनियस क्राइम होता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड। सेशन कोर्ट के द्वारा बेल एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाती है और सेशन कोर्ट के द्वारा जो बेल ऑर्डर दिया जाता है उसमें कई तरीके की शर्तों को इम्पोज कर दिया जाता है, जिसमें से एक शर्त यह भी थी कि अगर आरोपी व्यक्तियों के द्वारा समान प्रकृति के अन्य अपराध इन फ्यूचर किए गए, भविष्य में अगर इसी तरीके की कोई और अपराध में शामिल होना पाया जाता है तो जमानत निरस्त की जा सकती है। इसके बाद साथियों क्या होता है, ये 2018 का मामला था। 2021 में इन्हीं आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो एफआईआर होती है 143, 147, 308, 324, 506 और 294 बी आईपीसी के तहत। और उन्हीं आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ इन धाराओं में दोबारा अपराध कायम कर दिया जाता है। जब यह दोबारा केस दर्ज हो जाता है उन्हीं आरोपियों के विरुद्ध, तो वो केस जो कि कोर्ट में चल रहा था, चार्जशीट आने के बाद ट्रायल शुरू हो गया था, उस केस में जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं, जिनको सरकारी वकील बोलते हैं, एपीओ के द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाती है कि इन्होंने न्यायालय द्वारा जो बेल ऑर्डर किया गया था उसमें जो कंडीशंस इम्पोज की गई थी उनमें से एक कंडीशन को वायलेट किया है, जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए अब इसकी जमानत एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया जाए दोस्तों। हाँ साथियों, बेल कैंसिलेशन मूव की जाती है। इस मामले में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट द्वारा पूरे मामले को देखा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। तो देख लेते हैं कि केरल हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके की बात कही गई। बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन की सुनवाई करते समय केरल हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्तियों की बेंच थी, उस बेंच के द्वारा कहा जाता है कि अगर जमानत की शर्त के उल्लंघन के आधार पर कोई एप्लीकेशन बेल के कैंसिल के लिए दाखिल की जाती है तो न्यायालय इस सवाल पर विचार करेगी कि क्या कथित उल्लंघन न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के प्रयास के समान है या विचाराधीन मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल शर्त का उल्लंघन अदालत द्वारा दी गई जमानत को निरस्त करने का आधार नहीं बन सकता है। न्यायालय के द्वारा कहा गया कि निर्णय लेने से पहले
अदालत को बाद के अपराध से संबंधित दस्तावेजों, जो बाद के जो ऑफेंस कमिट किया गया उससे संबंधित दस्तावेजों सहित रिकॉर्ड के आधार पर एक ब्रीफ इंक्वायरी करनी होगी और इस इंक्वायरी के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि इनकी बेल एप्लीकेशन को कैंसिल किया जाए या ना किया जाए। और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि बाद के अपराध में आरोपियों की संलिप्तता पहले के मामले को प्रभावित करते हैं कि नहीं, इस बात को भी महत्वपूर्ण रूप से देखना होगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी के द्वारा बार बार जघन्य अपराधों को किया जाता है तो उससे एक ये संदेश जाता है कि गवाहों को डराने की कोशिश हो रही है और गवाहों को उनके विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से रोकने की कोशिश हो रही है। ऐसा करने से, गवाही देने से गवाहों को रोका जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस किया जाता है और इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस करने के बाद केरल हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के बेंच के द्वारा यह पाया जाता है कि इस मामले में जो अभियुक्तों के द्वारा बाद में अपराध करने का जो आरोप लगा वह पहले मामले की सुनवाई को प्रभावित नहीं कर सकता। और इस तरीके से सेशन कोर्ट ने जो बेल कैंसिल कर दी थी, उस सेशन कोर्ट के बेल कैंसिलेशन के जो विरुद्ध हाई कोर्ट में जो ये लोग गए थे, हाई कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। साथियों मैं आपको बताता हूं कि हाई कोर्ट में जो केस था वह केस था गोडसन बनाम केरल राज्य और इसमें CRLMC नंबर 2807/2022 इस नाम से ये बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, जिसमें सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट के बेल कैंसिलेशन के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है दोस्तों। तो ज़रूर इस आदेश से उन तमाम लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिनके विरुद्ध इस ग्राउंड के आधार पर बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन मूव की जाती थी दोस्तों। साथियों मैं समझता हूं कि जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।